Hello guys, this video is for CA, CS, CMA, BCom, income tax, all commerce aspirants which want to learn about tax. So, what is tax? टैक्स एक मैंडेटरी पेमेंट है या चार्ज है जो कि हमारी गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करती है, लोकल, स्टेट, नेशनल गवर्नमेंट्स, हर एक इंडिविजुअल या बिजनेसेस वगैरह से टू कवर द कॉस्ट ऑफ जनरल गवर्नमेंट सर्विसेज, गुड्स एंड एक्टिविटीज़। जो हमें गवर्नमेंट सर्विसेज, गुड्स और एक्टिविटीज़ सर्विसेज जो देती है उसका चार्ज करती है वो हमसे टैक्स लेके। सो टैक्स दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी और कस्टम होता है। सो जो इन दोनों में से क्या, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में से क्या है जो गवर्नमेंट इजीली चार्ज कर सकती है? तो इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट इजीली चार्ज कर सकती है क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में उनको पता होता है कि हमको ये चार्ज देना पड़ रहा है, पर उनसे मांगते हैं कि मैं ये टैक्स दूँ, ITR फाइल करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इनडायरेक्ट टैक्स वो बिना बताए, मतलब पता होता है हमें कि हमारा इसमें टैक्स लग रहा है, बट वो बिना बोले लिया जाता है। जैसे आपको बोला कि ये कैलकुलेटर 100 रुपीज़ का है, ये कैलकुलेटर 100 रुपीज़ का है, तो आपने 100 रुपीज़ दे दिए। आपने इसमें ये नहीं सोचा कि इसमें मेरा टैक्स भी गया है, बट उसमें भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ओके, सो गवर्नमेंट के लिए ईजी होता है इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज करना, और गवर्नमेंट को इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी मिलता है इनडायरेक्ट टैक्स से। ओके, तो आपसे कोई पूछे कि गवर्नमेंट को टैक्स किससे ज़्यादा मिलता है, गवर्नमेंट को किससे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है, डायरेक्ट टैक्स से या इनडायरेक्ट टैक्स से, तो आपको आंसर करना है इनडायरेक्ट टैक्स से। सेकंड थिंग इज़ गवर्नमेंट जो है हमारी वो सबसे टैक्स चार्ज करती है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम जो है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले सकती है, बट स्टेट गवर्नमेंट को ये अपॉर्चुनिटी दे रखी है कि वो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स ले, बट वो नहीं लेती है क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं वो फार्मर्स ही है। हमारी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर इनकम से ही अर्न करती है। सो एंड सेकंड रीज़न ये है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको सबसे ज़्यादा मेजरली फ़ायदा उनको ही होता है इस एग्रीकल्चर इनकम से, इसलिए वो उस पर टैक्स नहीं लेती है। सो इन एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट, आई एम रिपीटिंग अगेन, एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट, that is list 1 in the 7th schedule to article 246 of the Constitution of India has given the power to the parliament to make laws on taxes on income tax other than agriculture income. So जो हमारा इनकम टैक्स है उसमें एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट जो कि 7th शेड्यूल में है, आर्टिकल 246 में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान ऑफ जो हमारा इंडिया का जो संविधान है उसमें आर्टिकल नंबर 246 7th शेड्यूल एंट्री 82 ऑफ यूनियन लिस्ट में बता रखा है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर इनकम के अलावा सब पे टैक्स ले सकती है, मीन्स एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लिया जा सकता। एंड एंट्री नंबर 46 ऑफ स्टेट लिस्ट हैज़ गिव्स पावर टू स्टेट गवर्नमेंट टू लिवाई टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, मीन्स कि हमें पार्लियामेंट ने
एंट्री नंबर 46 ऑफ स्टेट लिस्ट में भी पावर दे रखी है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो टैक्स ले सकती है एग्रीकल्चर इनकम पर, वो लेती नहीं, वो बात अलग है। ओके, नाउ फाइनेंस एक्ट। एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट ए फाइनेंस बिल। ओके, हर साल जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो फाइनेंस बिल प्रेजेंट करता है। 2 साल में अगर साल में जो पहला जो फाइनेंस मिनिस्टर रहता है वो लाता है एक बार बिल, फिर अगर चेंज हो जाता है फाइनेंस मिनिस्टर तो वो भी अपना नया बिल लाता है, और अगर वो कंटिन्यू रखना चाहे पहले वाला तो वो बात अलग है। ओके, सो फाइनेंस बिल 2022 है वो प्रेजेंट हुआ है बाय निर्मला सीतारमन ऑन 1 February 2022। ओके, so next thing is it is the main income tax act 1961 में आया है और वह एप्लीकेबल हुआ है 1 अप्रैल 1962 से, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का एक रूल लाया गया था। असेसमेंट ईयर जिसमें हम ITR फाइल करते हैं, प्रीवियस ईयर जिसमें हम पैसा इनकम अर्न करते हैं। तो उस वजह से ये जो 1961 में जो इनकम टैक्स एक्ट आया था उसको एप्लीकेबल करा गया 1962 में, 1 अप्रैल ऑफ 1962 मीन्स फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे पे। सेकेंड थिंग, इनकम टैक्स रूल्स 1962। इनकम टैक्स का जो रूल है वो 1962 में आया है। एक्ट आया 1961 में, इनकम टैक्स रूल आया है 1962 में, एंड फाइनेंस एक्ट जो है वो आया है 2022 में। मतलब और भी पहले आए हैं, बट अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है फाइनेंस एक्ट 2022, जिसमें बताया कि हर साल फाइनेंस बिल आता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एंड सर्कुलर इट इज़ इशूड बाय CBDT to clarify the meaning and scope of certain provisions. It is binding to department assessing officer, means income tax officer, but not binding to assessee. So जो सर्कुलर है वो CBDT इशू करता है, वो क्लेरिफाई करता है मीनिंग और स्कोप ऑफ सर्टेन प्रोविजंस। जो नए प्रोविजंस आते हैं उनकी मीनिंग और स्कोप बताता है सर्कुलर्स। एंड ये जो डिपार्टमेंट है उसके लिए होता है मेजरली, सॉरी इफ़ आई एम रॉन्ग हियर, असेसिंग ऑफिसर। जो हमारा इनकम टैक्स ऑफिसर होता है उसे हम असेसिंग ऑफिसर कहते हैं। जिस पे इनकम टैक्स लग रहा है, जो ITR फाइल कर रहा है उसको असेसी कहते हैं। जो इनकम टैक्स पेमेंट कर रहा है, जो ITR फाइल कर रहा है, जिस पे इनकम टैक्स लग रहा है उसे असेसी कहते हैं। एंड असेसिंग ऑफिसर उसे कहते हैं जो हमारा इनकम टैक्स ऑफिसर होता है। ओके, नेक्स्ट, नोटिफिकेशन। इट इज़ इशूड बाय CBDT। नोटिफिकेशन भी CBDT इशू करता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, टू गिव इफेक्ट ऑन अमेंडमेंट्स। जो हमने अमेंडमेंट्स आते हैं उस पे इफेक्ट देने के लिए नोटिफिकेशन आते हैं। अमेंडमेंट्स या प्रोविजन जो हमारे नए आते हैं उस पर इफेक्ट देने के लिए नोटिफिकेशन आता है। इट इज़ बाइंडिंग टू असेसी। ये असेसी के लिए होता है नोटिफिकेशन, एंड सर्कुलर असेसिंग ऑफिसर के लिए होता है। और नोटिफिकेशन असेसिंग ऑफिसर, सर्कुलर असेसिंग ऑफिसर के लिए होता है मेनली, एंड नोटिफिकेशन मेनली असेसी के लिए होता है और असेसिंग ऑफिसर के लिए भी होता है। सो नोटिफिकेशन क्या है? नोटिफिकेशन भी इसलिए ही आता है इफ़ेक्ट दे सके, हम बता सके अमेंडमेंट्स और प्रोविजंस के बारे में। सर्कुलर भी वही है, क्लेरिफाई करता है, मीनिंग बताता है प्रोविजंस का।
बट सर्कुलर मेनली आता है असेसिंग ऑफिसर के लिए, मीन्स इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए। नोटिफिकेशन असेसी के लिए आता है और असेसिंग ऑफिसर के लिए भी आता है। सो अभी तक हमने पढ़ा है इनकम टैक्स क्या है, कितने तरीके के होते हैं। एग्रीकल्चर इनकम को लेना अलाउ नहीं है, एंड स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लेना सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ है, बट वो लेती नहीं है क्योंकि उनको ही बेनिफिट है, एंड हमारी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन फार्मर है। और ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट में बताया गया है, एंड जो स्टेट गवर्नमेंट का जो है एग्रीकल्चर इनकम का वो एंट्री नंबर 46 में बताया गया है। और जो हमारा इनकम टैक्स जो है वो 1961 में आया है, इनकम टैक्स रूल 1962 में आया है, फाइनेंस एक्ट 2022 हम पढ़ रहे हैं, और विच इज़ वाइडर, एक्ट और लॉ। सो द वाइडर इज़ लॉ। इनकम टैक्स लॉ में एक्ट भी आता है, रूल भी आता है, फाइनेंस एक्ट भी आता है, एंड बहुत सारी चीज़ें आती है, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस एक्सेट्रा। तो आपसे कभी पूछा जाए इनकम टैक्स लॉ वाइडर टर्म है, वाइडर है या फिर एक्ट वाइडर है, तो ऑलवेज से लॉ वाइडर है, क्योंकि लॉ में एक्ट भी आ रहा है, रूल भी आ रहा है, फाइनेंस एक्ट भी आ रहा है, सर्कुलर भी आ रहा है, नोटिफिकेशन भी आ रहा है। ओके, अगर कोई केस लॉ होता है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? जो फर्स्ट नेम होता है वो जो केस कर रहा है तुम पे, वैसे सेकंड नेम जो होता है जिस पर केस हुआ है, देन उसका हम CTR नंबर, जहाँ पर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस केस को, वो CTR नंबर या ITR नंबर होता है, वो यहाँ लिखा जाता है। देन कौन से कोर्ट में आपका वो केस लड़ा गया है वो लिखा जाता है। देन कौन सा ईयर था वो लिखा जाता है। ओके, तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है केस लॉ। एंड सेकंड थिंग, जो अपेक्स कोर्ट होती है उसको इंडिया में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। अपेक्स कोर्ट मीन्स सबसे बड़ी कोर्ट। हमारे इंडिया में सबसे बड़ी कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स चार्ज होता है हर असेसमेंट ईयर में, चार्ज ऑन एवरी पर्सन, हर पर्सन पे चार्ज होता है, और जो टोटल इनकम जो वो अर्न कर रहा है, ग्रॉस इनकम पे नहीं होता है चार्ज टैक्स, नेट इनकम पे होता है चार्ज। हमेशा टैक्स नेट इनकम पे चार्ज होता है, ग्रॉस इनकम पे नहीं होता है। ओके, एंड हर साल अमेंडमेंट्स आते हैं, नया बिल आता है, तो टैक्स रेट चेंज होती रहती है, रूल्स चेंज होते रहते हैं, एक्ट चेंज होता रहता है। सो हमें वो ध्यान में रख के चलना पड़ता है। सो ईयर, कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से 31 जनवरी तक। फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। असेसमेंट ईयर की बात करी जाए तो जैसे प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की बात करी जाए तो अगर हम टैक्स भर रहे हैं 2021 का, फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2022, इसका अगर हम टैक्स भर रहे हैं तो ये हमारा प्रीवियस ईयर है, और जिस ईयर में हम भर रहे हैं 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, वो हमारा असेसमेंट ईयर है। ओके, एंड असेसमेंट ईयर कभी छोटा नहीं होता है। आपका प्रीवियस ईयर छोटा हो सकता है, असेसमेंट ईयर इतना ही रहता है। भले ही ITR फाइल जुलाई में ही हो जाती है, बट फिर भी पूरे साल को असेसमेंट ईयर ही बोला जाता है। अब जिससे कोई बिजनेस है वो अभी ही स्टार्ट हुआ है, जिससे वो स्टार्ट हुआ है दिसंबर में, तो उसका कुछ ही मंथ हुआ, दिसंबर से मार्च तक कुछ ही मंथ होता है, तो वो छोटा हो सकता है। प्रीवियस ईयर छोटा हो सकता है, पर असेसमेंट ईयर छोटा नहीं होता है, वो पूरा साल ही माना जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर जो होता है जिसमें आप इनकम अर्न कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, इनकम अर्न कर रहे हो, वो आपका प्रीवियस ईयर कहा जाता है। और
उसका जो नेक्स्ट ईयर होता है जिसमें आप ITR फाइल करते हो, टैक्स पे करते हो, उसे असेसमेंट ईयर कहा जाता है। ओके, जो अब मैं आपको जनरल टैक्स रेट बताऊंगी। तो जनरल टैक्स रेट जो मैं बता रही हूँ, अब बताने वाली हूँ, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, इन सब पे, एंड AOP, BOI। AOP एंड BOI एक तरह का जॉइंट वेंचर ही होता है। एंड वन मोर, AJC मीन्स आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये DTs, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, मतलब ये सब जो भगवान की जगह होती है वो DTs उसे बोला जाता है। एंड यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स वगैरह ये सब ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आता है। लोकल अथॉरिटी में बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये एग्जांपल है, या फिर नगर पालिका हो गई, ये लोकल अथॉरिटी में आता है। AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है। BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आता है। ये दोनों एक तरह की जॉइंट वेंचर होती है, लाइक क्लब्स वगैरह। क्लब्स नॉट लाइक जो आप इसमें डांस करने जाते हो वो नहीं। क्लब्स मतलब कुछ लोग मिलके अपना एक क्लब बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं ना, जिसमें वो फंक्शंस रखते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पैसे जमा करते हैं, वो क्लब्स। ओके, सो ये सब का टैक्स कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो इन जनरल टैक्स रेट दो तरह की होती है, स्पेशल टैक्स रेट, एक जनरल टैक्स रेट। ठीक है, तो इन केस ऑफ इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP मीन्स आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ओके, HUF तो आपको पता ही होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इंडिविजुअल। तो इनका टैक्स ऐसा लगता है कि 2.5 लाख मीन्स 2,50,000 तक बेसिक एग्जाम्पशन मिलता है, कोई टैक्स नहीं होगा। 2,50,000 से 5 लाख तक आपको टैक्स देना पड़ता है। उसकी टैक्स रेट होती है 5%। मीन्स 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कितना हुआ, 2.5 लाख ही हुआ। 2,50,000 से 5 लाख के बीच में कितना डिफरेंस आया, 2,50,000 का आया। तो फिर 2,50,000 पे लगेगा आपका 5% का टैक्स। आपकी इनकम अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो उसके बीच में कितना अंतर आया, 5 लाख। तो 5 लाख पे लगेगा 20%। ठीक है, आपकी इनकम कितनी है उस पर डिपेंड करता है। अगर 250 है तो 250 पे कोई नहीं लगता है। 250 से 5 लाख के बीच में है 5% टैक्स लगता है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 20% टैक्स लगता है। 10 लाख से ज़्यादा है तो 30% टैक्स लगता है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी इनकम है 4 लाख, तो 250 पे तक तो कुछ नहीं लगेगा। फिर 250 से 4 लाख पे जाएंगे तो जितना डिफरेंस आएगा उस पर 5% का टैक्स लगेगा। ओके, और अगर